अमित शाह ने जबरदस्त भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी को बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने घेरा। उनको लगता है और विपक्ष को लगता है कि अगर वो लगातार जो उनको दिक्कत लग रही थी कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको अकेला किया जा रहा है, उनके मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं, तो कहीं तो लगे कि विपक्ष है। ठीक कह रहे हैं विनोद जी, हम ही कहते हैं विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, तो विपक्ष ने कहा कि चलो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और ऐसा पहला भी होता रहा और खूब जबरदस्त बहुमत के बावजूद होता रहा है। तो वो एक सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया। दिक्कत मुद्दे उठाने में नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, मुद्दे उठाने के तरीके और टाइमिंग में है। किस वक्त क्या मुद्दा उठाना, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और वहीं पर सबसे बड़ी चूक विपक्ष की हो रही है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि कई बार सरकार भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि सरकार पार्टी बन रही है, सरकार रीच आउट, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए आपके पास टाइमिंग और तरीका दोनों होने चाहिए ना। अगर आपका तरीका ठीक होगा तो सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो न चाहकर भी उनको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। और यही टैक्टिक होती है, कोई बाहर से आके आपको नहीं सिखाएगा। अटल जी थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बात कर ली। सभी के पास वो हुनर, सभी के पास सभी वो अटल जी होते ना। दिक्कत पर्सनालिटी का डिफरेंस आता कहां से है? किसी सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके से आता है। आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हो? जिस तरीके से राहुल गांधी को सही लगता है और उनके सहयोगियों को, उनके सलाहकारों को सही लगता है, वो हैंडल कर रहे हैं। सरकार को उनके सहयोगियों को लगता है वो कर रहे हैं। ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, ये तो कोई नई बात थी नहीं। चुनाव आयोग का मुद्दा वो उठाते रहे और उस पर बिल्कुल विस्तार से आ गया है कि वो अब एसआईआर वाले मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, तो अब उस पर चले गए। संवैधानिक पदों को लेकर वो लगातार हमला करते रहे और उसके खिलाफ वो लाकर उसी माहौल को कायम कर। सवाल ये कि इससे वो कहां तक पहुंचेंगे? जिस वोटर को वो जोड़ना चाहते हैं, वो क्या उस वोटर को जोड़ पाएंगे? क्या वोटर उनकी बात से सहमत होगा? क्या उनका ये संसद का हंगामा और ट्वीट के मैसेज और अमेरिका से दिए गए भाषण उनके लिए वोट जुटा पाएंगे? नहीं जुटा पाए, लगातार नहीं जुटा पाए। एक के बाद एक चुनाव हारे, उसके बाद सबक नहीं मिल रहा था, करने दीजिए हंगामा। सिर्फ हंगामे के लिए हंगामा करना है तो करने दीजिए। दूसरी बात रही है इसके संकट वाली, तो ये तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर वैश्विक परिस्थितियां जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो समझदारी की आवश्यकता है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे ही कई भारतीय जो लाखों दुबई में रह रहे हैं और उनसे लगातार बात भी हो रही है, मित्र परिचित हैं, वहां पर जिस तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो कहते हैं कि उनको क्लास चलानी चाहिए हम लोगों के लिए। हमारे देश में एक तरफ ऐसा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट होने के बावजूद अगले दिन 95% की उपस्थिति होती है आसपास के दफ्तरों में, और उसी देश में यह होता है कि सूदखोरी और कालाबाजारी ये नस नस में घुसी हुई है, और ये अभी से नहीं है। राजा महाराजाओं के अकाल पड़ेगा तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस अकाल में भी, यहां पर जो चिता पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं ना, वो बहुत हैं। आग लगी है, युद्ध हो रहा है, तो इस पर हमारी रोटी कैसे सिक जाए और मिसाइल से उठने वाली आग में हमारा मुनाफा कैसे ज्यादा हो जाए। रेमडेसिविर का जिस तरह जमाखोरी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, जान पे खेलकर, और लाश की भी अंगूठी निकाल लेते हैं और कान की बालियां नोच लेते हैं। उस मानसिकता के बाद आप क्या कर लेंगे? तो उस मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही है, घर में 5 सिलेंडर भरे रखे हैं पर डर के मारे 6 कर लिए, इंडक्शन कुकर 2 रखे हैं तो 4 और खरीद लिए। जिसके पास एक भी नहीं है वो बेचारा तड़प रहा है, जिसका रसूख है वो तो 50 ले आएगा घर में, और जिसका रसूख नहीं है वो लाइनों में लगा है या उसको हार्ट अटैक हो रहा है। सचमुच का उतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन लोगों को तथ्य समझने पड़ेंगे। एलपीजी जो है उसका 60% हम लोग बाहर से लाते हैं, 40% का हमारे पास खुद का कैपेसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। उस 60% में से 90% उसी होर्मुज से आता है। जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, उसका 90% होर्मुज से आता है। मतलब हमारी डिपेंडेंसी पूरी होर्मुज पे। उसके बावजूद अगर सबके वहां पर टैंक फंसे हुए हैं और हमारे 3 टैंक अब निकल चुके हैं जो कि रास्ते में एलपीजी के, तो मैं कहूंगा कूटनीतिक रूप से काफी फिर भी ठीक कर ले। और मान लीजिए वो जो ईरान कह रहा है, अब ईरान के पास तो कोई नेता ही नहीं बचा है, ईरान में निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। अगर वहां पर मुस्तफा हैं और वो भी अगर घायल हो चुके हैं, और वहां पर जो नीचे लोग बचे हो कहेंगे अब हमारे सब तो सीनियर मर गए, हम तो सारे टैंकर उड़ा देंगे, सारे तेल उड़ा देंगे, तेल भंडार उड़ा देंगे, आप क्या कर लेंगे भाई साहब? कुछ कर सकते हैं इस पागलपन का? तो ऐसी परिस्थिति में हमको ज्यादा समझदारी की आवश्यकता है एक राष्ट्र के रूप में, और उस समझदारी के लिए राजनीतिज्ञों को भी मुझे लगता है बेहतर तरीके से स्थितियों को संभालना चाहिए। आपका जो सवाल था शुरू में जो आप लगातार पूछ रही हैं कि अगर गड़बड़ी है तो कैसे उसको रोका जाए, और अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कोई संकट नहीं, दूसरी तरफ लाइन है, लेकिन इस विरोधाभास का उत्तर भी आ चुका है। इसमें से 80% तो हमारी मानसिकता की वजह से, 20% तो संकट है ना। 20% संकट है इसलिए कि लोगों ने धड़ाधड़ जमाखोरी कर ली। हमारे यहाँ जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग फिल्मों की नहीं होती थी तो उसी 50 रुपए के टिकट को 100 रुपए में बेचने में, और वही सिनेमाघर वाला भाई उसकी खिड़की से वो टिकट अगर 50 रुपए में बिक रहा है और खिड़की के बाहर वो टिकट 100 रुपए में बिक रहा है, तो वही उसमें से टिकट गड्डी में से निकाल के बेचता था ना बाहर। ये तो हमको पता ही है, तभी तो मिलती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर उसका 100 रुपए का माल 300 रुपए में अगर बिक रहा है तो वो तो 3 गुना मुनाफा कमाने के लिए बैठा है ना, और वो ऐसे मौकों का इंतजार करता है। और यही खराब मानसिकता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।